हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस न करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री से 9वां लेसन है। हमारे लेसन का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, की जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ करता था 1870 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए भारत की आज़ादी के लिए, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी क्रांतिकारी हुए, ठीक है, जो शहीद हो गए भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए, ठीक है, उन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम पर कौन कौन से ग्रुप्स हुआ करते थे, कौन कौन सी पार्टीज़ हुआ करती थी, किस तरह इन्होंने जो संघर्ष किया, किस तरह इन्होंने संघर्ष किया, गांधी जी का क्या योगदान था, भगत सिंह जी का क्या योगदान था। तो इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है और हमारा पूरा साथ देना है, और इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो हमारे इस चैप्टर में अगर हम पूरी किताब पर नज़र मारें तो हमने कितनी सारी बातें पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले जो यहाँ पर अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमारी भारतीय जो ज़मीनें थी उन पर कैसा कब्जा किया, कैसे इन्होंने नए कानून लेकर आए, कैसे इन्होंने जो प्रशासनिक नियम थे उनमें फेरबदल की और धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया। और बाद में जो स्थिति थी, कैसे जो किसानों की स्थिति थी, जो भी प्रजातियाँ जो यहाँ पर लोग रहा करते थे आदिवासी, उन लोगों पर इन्होंने कैसे कब्जा किया। और बाद में इन्होंने कैसे शिक्षा में बदलाव लाया, कैसे बहुत सारी डिबेट्स होनी शुरू हुई, वाद विवाद यहाँ पर किए गए महिलाओं की स्थिति को लेकर, कैसे यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम हुआ करता था, जो जाति व्यवस्था थी, इसको लेकर चैलेंज किया गया। और यहाँ पर जो सामाजिक और धार्मिक सुधार थे वो भी बहुत सारे किए गए। 1857 का विद्रोह की कैसे जो सिपाही म्यूटिनी जिसे कहा जाता था, कि सैनिकों ने किस तरह विद्रोह किया, कौन कौन से कारण थे, उसका क्या परिणाम हुआ, किस तरह फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ पर इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया। और इसके बाद जो यहाँ पर भारतीय जो इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, जो कुटीर उद्योग हुआ करते थे, तो उनमें कैसे आप कह सकते हैं डिक्लाइन देखने को मिला। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, ये जो चैप्टर है उन सभी का रिजल्ट आप कह सकते हैं कि जो उस टाइम पर जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर राज किया, ठीक है, अब वो जो गुस्सा था जो धीरे धीरे लोगों में वो उभरना शुरू हो गया, तो वो किस तरह लोगों का जो गुस्सा था वो उभरा, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, की जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो लोगों में किस तरह आई, इसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो कैसे यहाँ पर आई। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये भारत है किसका, तो ऑब्वियस सी बात है ये भारतवासियों का था। बट अभी इस पर कब्जा कौन करे बैठा था, इस पर अधिकार किसका था, अंग्रेज़ों का था। तो भारतीय लोगों को लगा कि नहीं यार, जब तक हम इस पर अपना नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक ये हमारा भारत है ना, ये भारत हम इसको कह नहीं सकते। तो ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये अंग्रेज हैं इनको उखाड़ फेंकना होगा, जो इनकी पावर्स हैं, जो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, इनको हमें निकालना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमें ना एक सॉवरेन कंट्री चाहिए। सॉवरेन क्या होता है, सॉवरेन वो होता है कि जिसके कारण आप अगर कोई फैसला लेते हैं तो आप पर किसी का प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो अगर आप कोई फैसला लेते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो किसी और की वजह से आप अपने फैसले में तब्दीलियाँ ना लेकर आएँ, ठीक है। ये होता है सॉवरेन की कैपेसिटी, ठीक है, कि आप इंडिपेंडेंट रहें, किसी की कोई इंटरफेयर ना करे आपके डिसीजन लेने में, कि आप कोई भी अगर फैसला ले रहे हैं तो वो कोई दबाव में ना फैसला लिया गया हो, ठीक है। तो ये चाहते थे कि भी हमें सॉवरेन कंट्री मिले, ठीक है, जो संप्रभुता होती है भारत की, तो वो ये चाहते थे। तो यहाँ पर बहुत सारी अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ देखेंगे, कि जैसे कि आपको पता है कि हमने पॉलिटी वाले लेसन में पढ़ा था कि 1885 में, ठीक है, 1885 में जो कांग्रेस पार्टी थी उसका गठन किया गया था, ठीक है ना। तो इन्होंने भी बहुत सारा आप कह सकते हैं कि जो आंदोलन था, भारतीय जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया। आपको कह सकते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाने में भी इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1850 में, 1870 या फिर 80 के बीच में बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने क्या किया, जैसे कि जो लॉयर्स थे, वकील थे, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, ठीक है, बहुत सारी आप कह सकते हैं पार्टीज़ बननी शुरू हो गई। जैसे कि एक पार्टी थी पूना सार्वजनिक पार्टी, एक और पार्टी वहाँ पर हुआ करती थी इंडियन एसोसिएशन, इसके बाद एक मद्रास महाजन सभा हुआ करती थी, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और आपको एक और पता है लास्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सारी पार्टीज हुआ करती थी जो कि भारत के हित के लिए फैसले लिया करती थी। हालांकि ये जो जितने भी पार्टी के हमने नाम लिए हैं
ये सभी का काम तो एक ही हुआ करता था, जैसे कि वो जो भी, जैसे कि पूना था, ठीक है, यहाँ पर कौन सी पार्टी, उसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, ये जितने भी यहाँ पर आपको पार्टीज देखने को मिल रही हैं, सबका आप कह सकते हैं कि जो एम था, ठीक है, गोल था, वो तो एक ही था कि भारत को आज़ादी दिलानी है, ठीक है ना। तो ये भले ही उनके नाम अलग अलग हों, बट ये क्या चाहते थे, ये सॉवरन कंट्री ही चाहते थे। तो इन्होंने किस तरह फैसले लिए, इनके कैसे प्रभावों से, इनके फैसलों से जो भारतीय लोग थे उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल था, इन्होंने क्या किया, 1878 में 1878 में इन्होंने क्या कर दिया, एक ब्रिटिश एक्ट हुआ करता था। कौन सा एक्ट, कौन सा, आर्म्स एक्ट, की अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ना कोई भी हथियार नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये जो आप कह सकते हैं कानून पारित कर दिया। इसके बाद में इन्होंने एक वर्नैकुलर एक्ट था, ठीक है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, इन्होंने ये भी पास कर दिया कि आप ना कुछ भी अपनी मनमर्जी से सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकते, ठीक है, कि अगर आपने कुछ सरकार के खिलाफ छापा, कहने का मतलब ये कि आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी अखबारों में छाप नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपकी जितनी भी संपत्ति होगी उसको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, और आपका जो भी कारक, जो भी आपके पैसे होंगे, जो भी, आपको जेल में भी यहाँ पर डाला जा सकता है। तो ये सरकार ने फैसला लिया था। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। और अगर आप देखेंगे 1883 में, ठीक है, 1883 में एक एल्बर्ट बिल नाम का एक आप कह सकते हैं बिल पास किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो यहाँ पर यूरोपियंस लोग होंगे भारत में, ठीक है, और जो भी यहाँ पर उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जो भी भारतीय लोग होंगे उनके द्वारा। मतलब ये कहने का मतलब ये कि जो ये भारतीय लोग होंगे और ये जो ब्रिटिश लोग होंगे, ये दोनों समान हैं, ठीक है, कानून के रूप में। तो यहाँ पर ये बात कही गई। तो जब अंग्रेज, जो यहाँ पर सरकार थी, ठीक है, जो अंग्रेज यहाँ पर अफसर थे, उन्होंने सरकार को कहा कि भाई आप ये बिल वापस लो। तो अंग्रेज, जो भारतीय लोग थे, वो इस बात पर भड़क गए कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जो आप अभी भी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ये ऐसा करना नहीं चाहिए आपको। तो ये दिखा क्या रहा था कि जो यहाँ पर अंग्रेज थे, ठीक है, उनका जो एटीट्यूड था भेदभाव वाला, वो अभी भी हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, इनको अब फील हुआ, महसूस हुआ कि भाई अब हम क्या करना चाहिए, अब ना हमें ये जो भी इनकी इच्छा थी वो और भी ज़्यादा पक्की हो गई थी। तो यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसकी स्थापना की गई। 72 जो डेलीगेट्स थे, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, ये बॉम्बे में आए दिसंबर 1885 में, और इन्होंने सभी ने मिलकर, ठीक है, अर्ली लीडरशिप दादा भाई नौरोजी, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं सदस्य हुआ करते थे मेन, जिनके द्वारा ये पार्टी स्थापित की गई थी। तो दादा भाई नौरोजी, और यहाँ पर फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, और यहाँ पर एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे जो लोग थे ये यहाँ पर आए। तो इन्होंने आप कह सकते हैं कि गैदरिंग की, और इन्होंने ये पार्टी थी वो स्थापित की। यहाँ पर जो नौरोजी थी, इन्होंने, दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने किताब लिखी थी। इनकी किताब में इनका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया था, जो यहाँ पर अंग्रेज हुआ करते थे, कि भाई इनके क्या इम्पैक्ट पड़े थे भारतीय इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों के क्या इम्पैक्ट पड़े थे, जो दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी। तो अब यहाँ पर बात आ गई राष्ट्र निर्माण की, ठीक है। तो राष्ट्र निर्माण की बात में क्या कहा गया, तो यहाँ पर जो कांग्रेस हुआ करती थी, इन्होंने कहा कि भाई हमें ना एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, वो बनाई जानी चाहिए, जहाँ पर जो हमारा प्रतिनिधित्व है वो हम अच्छे से कर पाएँ, हम अपनी बातों को रख पाएँ, जो हम कानून है हम वो खुद बना पाएँ, और यहाँ पर जो हायर पोजीशंस है सरकार में वो भी हमें मिले। क्योंकि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हुआ करते थे, जो आपको पता है ना आज भी, जिसे हम IAS ऑफिसर वाले जो एग्ज़ाम कहते हैं, तो उसमें जो हायर जो ऑफिसर्स के जो एग्ज़ाम हुआ करते थे वो लंदन में हुआ करते थे, ठीक है। बड़ी मुश्किल से अंग्रेज माने थे, और वो भी लंदन में। तो ये ऐसा क्यों था कि भारतीय लोग क्या अब लंदन में जाकर वो एग्ज़ाम देंगे, तो ऐसी बात थी नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो एग्ज़ाम है वो भारत में भी होना चाहिए। तो ये अंग्रेज़ों का वैसे तो ये मेन काम ही ये था कि भाई अगर दूर हम एग्ज़ाम रखेंगे तो वो भारतीय लोग आप आ नहीं पाएंगे, जो भी आ पाएंगे उनके लिए हम पेपर टफ होगा, वो पेपर जो होगा उसको बहुत ही ज़्यादा टफ सिलेक्ट करेंगे, जिसके कारण वो इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। तो ये ऐसे यहाँ पर ये नीति अपनाते थे जो ये अंग्रेज हुआ करते थे। बट यहाँ पर जो डिमांड थी भारतीयकरण की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, ठीक है। जो भी यहाँ पर रेसिज्म था, ठीक है, जो भी भेदभाव किया जा रहा था, जो भी यहाँ पर वाइट्स के द्वारा जॉब्स में
आप कह सकते हैं मोनोपोली स्थापित की जा रही थी, इनको खत्म करने की यहाँ पर बात की जा रही थी। बट यहाँ पर कुछ भारतीय लोगों को लगा कि अगर हम यहाँ पर जो हायर ऑफिसेज हैं, ठीक है, हायर पोजीशंस हैं, अगर वो हम हासिल कर लेंगे तो भारत का जो कुछ पैसा है वो हमारे भारत में ही रह जाएगा। कैसे? क्योंकि बहुत सारे जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो अंग्रेज अफसर हुआ करते थे, वो तो जो अंग्रेज अधिकारियों के अफसर में ही हुआ करते थे ना, कि अंग्रेजों के सरकार में ही वो काम करते थे, हायर पोजीशन रखते थे, तो उनको सैलरी तो भारत से ही दी जाती थी, भारत से सैलरी दी जाती थी, और वो होते तो लंदन के थे, और बाद में वही पैसे वो अपने घर में, मतलब कि अपने देश में ही भेज देते थे। तो भारतीय लोगों को लगा कि अगर हम यहाँ पर कुछ हायर पोजीशन हासिल कर लेंगे तो जो भारत के पैसे हैं वो कुछ ना कुछ तो भारत में ही रह सकते हैं। तो ये इस तरह की इन्होंने डिमांड थी वो इन्होंने शुरू कर दी थी। और यहाँ पर जो जुडिशरी हुआ करती थी, इन्होंने इसकी भी मांग की कि भाई जो जुडिशरी है इसकी भी एग्जीक्यूटिव के साथ सेपरेशन होनी चाहिए। जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से आपको थोड़ा सा अलग करना चाहिए। और एक जो आर्म्स एक्ट था ना जो लगा हुआ था, ठीक है, अभी हमने देखा था ऊपर कि जो आर्म्स एक्ट लगाया गया था कि भाई कोई भी भारतीय अब हथियार नहीं रख सकता, तो इनमें ये भी मांग की गई कि भाई आप इसको भी हटाइए। और जो आज़ादी है, ठीक है, आज़ादी बोलने की, अपने थॉट्स और बिलीव्स को बोलने की, जैसे कि हमें आज है, आज हम कुछ भी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने उस टाइम पर भी ये मांग की थी कि भाई हमें ये सारी मांग्स हैं वो हमारी पूरी की जाए। तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए कि भाई आप यहाँ पर, आपके आने से बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ गई है, अकाल पड़ गया है, और यहाँ पर जो किसान हैं, जमींदार हैं, इनकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होने लग गई है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी, इन्होंने मांग की कि भाई आप जो यहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी टैक्स कट कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा घटाइए। और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो आप सेना में पैसे खर्च कर रहे हैं, उसको भी घटाएं। और जो हमें खेती बाड़ी के लिए जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसको भी आपको देना चाहिए। और इन्होंने बहुत सारे जो रेजोल्यूशंस हैं वो भी पास करवाए कि भाई आप नमक पर टैक्स मत लगाइए, और जो भी यहाँ पर जो इंडियन लेबर्स हैं इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो अच्छे तरह से व्यवहार किया जाए। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जंगलों पर भी कानून लगा दिए थे कि जो भी भारतीय लोग होंगे वो जंगलों में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह के इन्होंने बहुत सारे जो कानून लगाए थे जिसके कारण जो भारतीय लोग थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि भाई आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर तो जो ये कांग्रेस पार्टी थी इसमें भले ही बहुत ज़्यादा अमीर लोग हुआ करते थे, बट इन्होंने सिर्फ अमीर लोगों की बात नहीं की, इन्होंने सभी लोगों की बात की। जैसे कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई और लोग हों, या फिर आप किसी और पर्सन की भी बात कर सकते हैं, किसान हो, जो भी यहाँ पर मजदूर थे, या फिर ट्राइबल्स एरिया के जो लोग थे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये यहाँ पर आपको बात देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो एक मॉडरेट लीडर्स हुआ करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉडरेट लीडर्स थे वो क्या कहते थे कि वो चाहते थे कि भाई जो अंग्रेज है ना, वो समझते थे कि भाई जो अंग्रेज हैं वो अच्छे हैं, अगर हम उनको अपनी आज़ादी की बात कहेंगे तो वो हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमारी मांग को मान भी लेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, हम आर्टिकल्स लिखेंगे, न्यूज़पेपर्स लिखेंगे, ठीक है, इसके इन्होंने लिखने शुरू कर दिए और लोगों को अपने विचार इन्होंने पहुंचाने शुरू कर दिए। तो इनको लगा कि जो भी हम ओपिनियन देंगे, ये जो अंग्रेज सरकार है वो हमारी भावनाओं की कदर करेगी और हमारी बातें हैं इनको बाद में ये मान लेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट की जो हमारा आज़ादी है वो क्या है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये किन्होंने कहा था ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1890 में देखेंगे तो बहुत सारे जो भारतीय थे इन्होंने अब ना क्या कर दिया, इन्होंने जो कांग्रेस की, ठीक है, अब आप देखेंगे कि कांग्रेस में भी थोड़ी सी खींचातानी होने लग गई थी कि कांग्रेस में अब आप देखेंगे कि जो लाल बाल पाल, ठीक है, क्या नाम था उनका, लाल बाल एंड पाल, ठीक है। तो ये तीन आप कह सकते हैं कि गरम दल के नेता थे, ठीक है, और एक नरम दल हुआ करता था, ठीक है, एक नरम दल और एक गरम दल। तो नरम दल कहता था कि भी हम प्यार से ब्रिटिशर से अपनी बात मनवाएंगे, और ये जो गरम दल के जो नेता हुआ करते थे, ठीक है, लाल से बन गया लाला लाजपत राय, बाल से बन गया बाल गंगाधर तिलक, और यहाँ पर पाल से बन गया बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीन थे, ये गरम दल के नेता थे। तो जो यहाँ पर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा अधिकार है, ये जो आज़ादी का है, ये तो हमारा भी, ये हमारा देश है, हम क्यों उनसे प्यार से मांगे। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तभी हमें ये जो आज़ादी है वो मिल पाएगी। तो तिलक जो थे, ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक थे, तो इन्होंने तभी कहा था कि जो ये आज़ादी है
ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो आपने इसको भी याद रखना है। तो ये स्लोगन उनके द्वारा ये उठाया गया था कि देयर इज अ स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो इन्होंने ये बात यहाँ पर कही थी। तो यहाँ पर 1905 में जो वॉइसरॉय हुआ करता था करजन, ठीक है, इसके ही कह सकते हैं कि इसके ही कारण यहाँ पर बंगाल का विभाजन हो गया था इसके ही टाइम पर। तो आपने याद रखना है 1905 में जो यहाँ पर बंगाल का विभाजन हो गया था। तो इस टाइम पर जो बंगाल हुआ करता था, ठीक है, वो उस टाइम का ब्रिटिशर्स अंग्रेज सरकार का बहुत बड़ा जो प्रांत हुआ करता था, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट बिहार का भी हुआ करता था। अगर आप मैप में देखेंगे तो उड़ीसा बिहार बंगाल के साथ ही लगता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना इसके विभाजन कर दिया। उस टाइम पर बिहार और उड़ीसा भी इसका आप कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा पार्ट हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर तर्क क्या दिया कि भाई हमने ये जो विभाजन किया है वो हमने ये विभाजन क्यों किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ना ये जो प्रशासन है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये जो विभाजन है वो किया है। बट आपको पता ही है कि ये डिवाइड एंड रूल वाली ये जो पॉलिसी थी ये अपना रहे थे। तो ये इनका खुद का इंटरेस्ट था, ठीक है, इनका खुद का ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों ने ऐसा किया था। तो यहाँ पर जो ईस्ट बंगाल था, ठीक है, इसको अब आसाम वाला जो पार्ट हुआ करता था उसके साथ थोड़ा सा मर्ज कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो मेन काम किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जो बंगाली जो पीपल हैं, जो बंगाली लोग हैं, इनका आप कह सकते हैं विभाजन कर दिया जाए, ठीक है। तो जिसके कारण जो भी ये आंदोलन चला रहे हैं इसका थोड़ा बहुत क्या हो सके, ये थोड़ा बहुत खत्म किया जा सके। तो यहाँ पर जो भी पार्टीशन किया गया बंगाल में, इसके कारण लोगों में और भी ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए और यहाँ पर इन्होंने भाई हर जगह पर भारत में कह सकते हैं कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लोग सामने आने लग गए। अगर आप देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश वाला डेल्टिक रीजन है, ठीक है, यहाँ पर इस मूवमेंट को आप कह सकते हैं वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। तो इस तरह की आपको वहाँ पर बातें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं जो स्वदेशी आंदोलन था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट था, अब ये भी आ गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने जो ब्रिटिश रूल था इसका अब लोगों ने खुलकर आप कह सकते हैं कि विरोध करना शुरू कर दिया था। इन्होंने कहा कि भाई हमें राष्ट्रीय शिक्षा दी जानी चाहिए और राष्ट्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने इसका स्वराज नाम दिया था। स्वराज के अंतर्गत इन्होंने जो बॉयकॉट, जो यहाँ पर अंग्रेज थे, जो अंग्रेज इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, जो भी यहाँ पर आपको संस्थान देखने को मिलते हैं, इसका इन्होंने बॉयकॉट या फिर बहिष्कार कर दिया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाला लाजपत राय की आप पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ये भी आपको पता है गर्म दल के नेता हुआ करते थे। तो ये एक पंजाब से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे और इन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों का विरोध किया था। और यहाँ पर अगर आप 20वीं शताब्दी में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स थे और नवाब्स थे। इन्होंने ना एक और पार्टी का निर्माण कर दिया जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन ढाका, ठीक है, 1906 में, ठीक है, ढाका में इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इन्होंने स्थापना कर दी। तो ये जो लीग थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने समर्थन किया था कि ये जो बंगाल का जो बंटवारा हुआ है वो सही हुआ है। इन्होंने ये भी मांग अपनी दिखा दी कि भाई ये जो हमें ना क्या चाहिए, हमें अब ना जो अलग से इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, मतलब ये कि हमें सरकार बनाने के लिए एक हिसाब से रिजर्वेशन टाइप चाहिए, ठीक है, कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए जिसमें हम अपनी सरकार यहाँ पर खुद चला सकें। तो ये मांग उन्होंने 1909 में की थी। बट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, इन बातों को लेकर और बहुत सारे जो रिलीजियस ग्रुप थे वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, ठीक है, कि भाई ये कैसी मांग इन्होंने कर दी है। तो आपको पता है कांग्रेस का जो विभाजन था वो भी 1907 में हो गया था। तो यहाँ पर जो मॉडरेट्स हुआ करते थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कांग्रेस का बंटवारा था वो भी 1907 में हो चुका था। तो यहाँ पर जो मॉडरेट्स हुआ करते थे, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि नरम दल के नेता हुआ करते थे। तो ये कहते थे कि भाई हमें ये बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, बॉयकॉट करने के लिए हमें आप कह सकते हैं कि हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि गांधी थे, गांधीवादियन में इसमें ये कहा जाता था कि आपने हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, अहिंसा का प्रयोग करना है, कि आपने लड़ाई नहीं करनी है। तो इसके कारण यहाँ पर इसमें विभाजन होने के बाद भी, ठीक है, तो यहाँ पर जो तिलक के जो फॉलोवर हुआ करते थे अब इन्होंने बाहर से काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और बाद में यही ग्रुप आप कह सकते हैं दिसंबर 1915 में, ठीक है, नरम दल और गरम दल, ये बाद में ये दोनों आप इकट्ठे भी हो गए थे। और उसके अगले साल ही जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग हुआ करते थे इन्होंने आप कह सकते हैं कि एक साइन किया था, ठीक है, एक समझौता साइन किया था लखनऊ में, लखनऊ पैक्ट जिसे कहा जाता है। तो इसके अंदर ये मान गए थे टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री,
के इन दोनों के बीच में समझौता यहाँ पर हो गया था। अब हम बात करते हैं द ग्रोथ ऑफ द मास नेशनलिज्म, कि जो मास नेशनलिज्म है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा ये जो राष्ट्रवाद है ये कैसे फैल गया। तो आपको पता है कि 1919 में, ठीक है, स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट, कि 1919 के बाद ये जो ब्रिटिशर्स के सरकार के खिलाफ जो ये आंदोलन था वो इतनी तेज़ी से कैसे फैलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे किसान, बहुत सारे आदिवासी, जो यहाँ पर स्टूडेंट, विद्यार्थी, महिलाएं, ठीक है, ये सारे जो भी, और फैक्ट्री वर्कर्स भी उनके साथ हुआ करते थे, इन सभी ने इन लोगों का यहाँ पर साथ दिया था। और यहाँ पर जो बिजनेस ग्रुप्स थे, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनका साथ देना शुरू कर दिया था। राष्ट्रवादी आंदोलनों में इनका साथ इन्होंने देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कांग्रेस को था 1920 में बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलने लग गया था। तो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, प्रथम विश्व युद्ध था, इसके कारण जो यहाँ पर स्थितियाँ थी भारत की वो थोड़ी सी बदल सी गई थी, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन से अब बहुत ज़्यादा निर्यात आयात किया नहीं जाता था। क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी कल परसों ही लेसन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ना कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जो भारत से अब क्या किया जाता था, अब निर्यात किया नहीं जाता था, अब भारत से ही जो भी अंग्रेजों को जरूरत पड़ती थी वो डिमांड भारत से ही कंप्लीट करनी पड़ती थी। और रेलवे का निर्माण भी आपको याद ही होगा। तो ये सारी चीज़ें भारत की चीज़ें ही भारत में यूज़ होने लग गई थी। और भारत का आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज जो भी हुआ करती थी उनको थोड़ा सा प्रमोट किया जाने लग गया। तो यहाँ पर जो सरकार हुआ करती थी, इन्होंने बहुत सारे जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर की जो भी यहाँ पर जो खर्चे हुआ करते थे इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और इसके कारण यहाँ पर जो टैक्स हुआ करते थे उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो इन्हीं सभी कारणों के इन्हीं सभी रीजंस के कारण यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने अपनी आर्मी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत के लोगों को एकदम से अचानक से ही फोर्स से आप कह सकते हैं कि इनको आर्मी में भर्ती इन्होंने करना शुरू कर दिया। और आप देखेंगे कि 1917 में, ठीक है, 1917 में एक रशिया रेवोल्यूशन भी यहाँ पर, रशिया की क्रांति भी यहाँ पर शुरू हो गई थी, जहाँ पर जो किसान थे या फिर वर्कर्स हुआ करते थे इन्होंने संघर्ष बहुत ज़्यादा किया था। तो इसके कारण भी भारतीय लोगों को क्या मिल गया था, भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन यहाँ पर मिल गई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो फाउंडर ऑफ द नेशनल कांग्रेस, तो जो यहाँ पर नेशनल कांग्रेस थी इसमें बहुत सारे जो आप कह सकते हैं जो लीडर्स हुआ करते थे वो अब सामने आने लग गए थे और उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया था। तो महात्मा गांधी जी की बात कर लें तो ये भी आप कह सकते हैं कि इसी लीडर के रूप में ये सामने आए। 1915 में अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में यहाँ पर बहुत सारे जो भारतीय हुआ करते थे तो इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, ठीक है। तो ये इन्होंने रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन की जो भी नस्लीय भेदभाव किया जाता है इसके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था। तो ये सभी गांधी जी के आप कह सकते हैं कि नेतृत्व में ही किया गया था। तो इस तरह गांधी जी को काफ़ी कुछ नॉलेज हो गई थी कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आप देखेंगे कि इन्होंने जो सबसे पहला जो आंदोलन चलाया था, ठीक है, क्योंकि भारत में सारी जगह घूम चुके थे, अब इनको भारत की स्थिति का पता था। तो इन्होंने सबसे पहले चंपारण का मूवमेंट चलाया था, चंपारण खेड़ा का मूवमेंट, और अहमदाबाद, ठीक है, जहाँ पर इनका लोगों से भी आप कह सकते हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, उसी टाइम पर इनकी मुलाकात वहाँ से हुई थी और इनका आप कह सकते हैं कि जो योगदान था वहीं से इनका बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो अहमदाबाद में एक यहाँ पर स्ट्राइक की गई थी, हड़ताल की गई थी 1918 में। जो यहाँ पर मिल वर्कर्स हुआ करते थे उनको सैलरी बहुत ज़्यादा कम दी जा रही थी, उनका शोषण किया जा रहा था। तो इन्होंने उनका नेतृत्व किया और उनको जब सफलता मिली तो बहुत ही जो लोग थे वो खुश हो गए थे। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की, ठीक है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो इसके अंतर्गत क्या था, तो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ करता था कि आप कोई भी बात नहीं कह सकते अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, आपको कुछ बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको सीधा जेल में यहाँ पर डाल दिया जाएगा बिना किसी जांच पड़ताल के। तो ये यहाँ पर बात थी। तो महात्मा गांधी जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, इनको अब लगा कि भाई ये जो सरकार है इसको ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें इनकी आलोचना करनी चाहिए। तो उन्होंने इसको बहुत ही गलत बताया कि भाई ये तो पावर्स का बहुत ही ज़्यादा गलत यूज़ हो रहा है। और इन्होंने भारतीय लोगों को भी कहा कि भाई हमें ना इनका विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि 6 अप्रैल 1919 में हम क्या करेंगे, एक अहिंसा,
ठीक है, हिंसा नहीं अहिंसा, नॉन वायलेंट आप क्या करेंगे, नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट, कि हम इस एक्ट का जो भी ये कानून लागू किया गया है हम इसका विद्रोह करेंगे, ठीक है, विरोध करेंगे। और सत्याग्रह सभा थी, ठीक है, इस आंदोलन में ये स्थापित की गई थी। आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ये जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई थी, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर इस बात का विरोध कर रहे थे। और यहाँ पर जो बहुत सारे जो भारतीय लोग थे, ठीक है, अप्रैल 1919 में यहाँ पर सीधी गोलियां चलवा दी गई थी। और इसी को जलियांवाला बाग आप कह सकते हैं कि जो अत्याचार था, एट्रोसिटी था, कांड था, वो इसको ही कहा जाता है। और ये जनरल डायर था, ये अमृतसर में बैसाखी का वो दिन था 13 अप्रैल का। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवाज़ दबा दी गई थी। और यहाँ पर इसी के गुस्से के चलते, ठीक है, यहाँ पर एक नाइटहुड नाम की एक उपाधि हुआ करती थी, जो कि आप कह सकते हैं ब्रिटेन के राजा या फिर रानी, ठीक है, भारतीय लोगों को दिया करते थे या फिर किसी को भी दिया करते थे अगर उसने अच्छा काम किया अपने फील्ड में तो, ठीक है। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी यहाँ पर अपनी जो उपाधि दी थी इसको यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पर लौटा दिया था, इसी गुस्से को दिखाने के लिए। और यहाँ पर क्या हुआ, जो रॉयल एक्ट जो सत्याग्रह था इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे इन्होंने यहाँ पर पूरी कोशिश की कि भाई जो भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हैं इनमें एकता वाली भावना लेकर आई जाए। और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं, जो भी अंग्रेज हैं, इनके खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ी जाए। तो महात्मा गांधी ने पूरी यहाँ पर कोशिश की कि भाई यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनको एकदम से यूनाइट किया जाए, एकदम से एक साथ इनको लाया जाए। अब हम बात करते हैं खिलाफत एगिशन एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। जो खिलाफत आंदोलन था और यहाँ पर असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन का मतलब ही असहयोग आंदोलन है, तो इसके अंतर्गत भी देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छी कोशिश थी कि जो मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे इनको एक साथ मिलाया जाए। तो आपको पता है जो खिलाफत था, ठीक है, ये क्या था, इसमें अगर आप देखेंगे कि जो तुर्किश सुल्तान था जिसे खलीफा कहा करते थे, ठीक है, और आपको खलीफा पता ही है कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए कितना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनमें उन पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगा दिए गए, इनके साथ संधि कर दी गई और इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा नहीं रहा था, ठीक है, कि इनके साथ खलीफा के साथ। ये 1920 की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो लोग थे मुस्लिम कम्युनिटी के वो बहुत ही ज़्यादा इससे नाराज़ थे, ठीक है। और आपको पता ही है कि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था इससे दो हिंदू या फिर और भी धर्म के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। तो यहाँ पर जो भारतीय लोग थे, ठीक है, और यहाँ पर जो भारतीय मुस्लिम लोग थे तो इन्होंने भी कोशिश की कि भाई जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं वो एक साथ आए इकट्ठा और क्या करें, इस आंदोलन में साथ दें, ठीक है। तो यहाँ पर एक मोहम्मद अली और शौकत अली हुआ करते थे, ठीक है, ये लीडर्स हुआ करते थे खिलाफत आप कह सकते हैं एगिएशन के। तो ये उनके आप कह सकते हैं कि लीडर हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई आप गांधी जी आइए, आप क्या करिए कि हाँ भी हमारा ना नेतृत्व करिए, ठीक है। तो गांधी जी को कहा गया, तो इनको यहाँ पर इन्होंने सभी का सपोर्ट लिया, ठीक है। पंजाब में जो यहाँ पर गलत काम हुआ था, ठीक है, इनका और इन्होंने आप कह सकते हैं दोनों का, मुस्लिम का और यहाँ पर जो भी सभी लोग थे इनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया। और इस आंदोलन में, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। 1921 और 22 में हज़ारों के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हज़ारों जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने अपने स्कूलों को छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिए। बहुत सारे यहाँ पर जो लॉयर्स वकील हुआ करते थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी राजा गोपालाचारी, असफ अली, ठीक है, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। और जो ब्रिटिश टाइटल्स दिए गए थे, ठीक है, जो भी यहाँ पर भारतीय लोगों को ब्रिटिश टाइटल उपाधियाँ दी गई थी इनका भी बॉयकॉट बहिष्कार यहाँ पर कर दिया गया था। और यहाँ पर जो भी कपड़े हुआ करते थे, ठीक है, जो भी यहाँ पर फॉरेन का जो कपड़ा हुआ करता था उसको भी यहाँ पर आग लगा दी गई। और जो भी यहाँ पर बाहर से जो सामान आया करता था उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, उसका भी आप कह सकते हैं कि बहिष्कार कर दिया गया था। तो यहाँ पर 1920 से लेकर 22 तक के में जो भी यहाँ पर इंपोर्ट था उसको बिल्कुल ही घटा दिया गया था और यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर एक विद्रोह किया गया था। तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी का जो आंदोलन था जो सभी का, तो इसको अलग अलग रूप में देखा जा रहा था। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। अगर आप एग्जाम्पल देखें खेड़ा में, गुजरात में, तो यहाँ पर जो पाटीदार जो किसान हुआ करते थे इन्होंने भी खुद को आप कह सकते हैं नॉन वायलेंट कैंपेन चलाया इन्होंने। और जो भी यहाँ पर ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था उसका विरोध किया गया। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो टैक्स लगाया गया था उसका यहाँ पर विरोध किया गया। अगर आप आंध्रा के कोस्टल रीजन में देखें तो यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर लिक्वर शॉप्स थी, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया था, इसको यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया गया था। जो भी यहाँ पर ट्राइबल्स लोग थे, जो भी यहाँ पर पुअर किसान थे, अब वो क्योंकि उनको तो जंगलों में जाने की आज़ादी थी नहीं, तो इन्होंने भी अपने पशुओं को यहाँ पर छोड़ दिया था इन जंगलों में कि भाई वो चरते रहें बिना कोई टैक्स दिए। तो इसी तरह की यहाँ पर गांधी राज की बातें होने लग गई। और यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान की बात करें, सिंध की, जो अभी पाकिस्तान में है, उस टाइम पर ये
भारतीय हुआ करता था। तो यहाँ पर जो मुस्लिम ट्रेडर्स हुआ करते थे, ठीक है, वो भी खिलाफत को लेकर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रोत्साहित महसूस कर रहे थे। और यहाँ पर अगर आप पंजाब में देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जो अकाली एग्जीशन था, तो यहाँ पर कुछ मंच हुआ करते थे, तो इनको भी रिमूव कर दिया गया था। और यहाँ पर बहुत सारे आप कहेंगे कि असम में भी, ठीक है, तो असम में भी अंग्रेजों के अंतर्गत बहुत सारा काम किया जाता था, उन लोगों ने भी काम छोड़ दिया था। और यहाँ पर गांधी की जय यहाँ पर होने लग गई थी हर जगह पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हैं कि गाने भी गाए जाने लग गए। तो यहाँ पर गांधी जी को यहाँ पर आप पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि कृष्ण का जो होता है ना, कि जो रथ को चलाता है, ठीक है, सारथी, तो यहाँ पर उसके रूप में दिखाया गया कि भाई ये रास्ता दिखा रहे हैं। तो इसी तरह गांधी को यहाँ पर गांधी जी को दिखाया गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर द पीपल्स महात्मा के लोगों के महात्मा कैसे बन गए, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे काम करने के बाद भी फिर गांधी जी को क्या कर दिया गया, अभी यहाँ पर लोगों ने क्या कह दिया कि भाई इनको ये उपाधि दे दी गई थी। अब हम बात करते हैं कि द हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 1929 कि 1922 से लेकर 1929 की भी बात कर लेते हैं। तो जो महात्मा गांधी यहाँ पर हुआ करते थे, तो ये क्या थे, ये खिलाफ थे किसके, अहिंसा के। आप कह सकते हैं कि ये हिंसा के खिलाफ थे, ठीक है, ये अहिंसा को कहते थे कि भाई आपको अहिंसा अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ठीक है, असहयोग आंदोलन था, आपको पता है फरवरी 1922 में। तो यहाँ पर फरवरी 1922 में क्या हुआ कि यहाँ पर जो किसानों की कुछ भीड़ थी, उन्होंने क्या कर दिया था कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा में, चौरी चौरा आंदोलन आपने जरूर सुना होगा, कि यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी गई थी। और यहाँ पर जो 20 पुलिस वाले थे, ठीक है, जो यहाँ पर 22 जो पुलिस वाले थे, इनको यहाँ पर जिंदा जला दिया गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि मार दिया गया था। तो यहाँ पर जो यहाँ पर किसान थे, ठीक है, इन्होंने ऐसा किया क्यों था, क्योंकि ये शांतिपूर्वक ये क्या कर रहे थे, जो भी यहाँ पर किसान थे वो तो शांतिपूर्वक बैठे थे, अनशन टाइप कर रहे थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। तो फिर इसी तरह ये जो किसान हुआ करते थे उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने वहां पर आग लगा दी थी। तो यहाँ पर जब ये आंदोलन खत्म हो गया, तो लोगों ने भी अलग अलग सलाह दी कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इलेक्शंस में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इलेक्शन करवानी चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमें ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा काम करवाना चाहिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1930 में, ठीक है, एक सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट था, ठीक है, असविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम इसको अब चलाएंगे। तो इसमें इन्होंने क्या बात कही गई थी, इसको भी देख लेते हैं। इसमें उन्होंने पूर्ण आप कह सकते हैं स्वराज की इन्होंने मांग कर दी थी कि भाई अब तो हमें आज़ादी ही चाहिए, जब अंग्रेज मानने वाले ही नहीं थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि साइमन कमीशन था वो 1927 में आया था, ठीक है, और आप देखेंगे कि इसको हेड किया जा रहा था वो लॉर्ड साइमन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा था। तो इसमें इसका विरोध किया गया था, आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो ये विरोध क्यों किया जा रहा था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं लाला लाजपत राय भी थे, सबसे पहले खड़े हुए, वो भी, ये सभी लोग जो भी क्रांतिकारी थे वो इकट्ठे होकर इनका आप क्या कह रहे थे कि भाई साइमन गो बैक, कि इसमें कोई भी भारतीय था नहीं, इसलिए इसका आप कह सकते हैं इसका विरोध यहाँ पर किया गया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 26 जनवरी 1930 में, ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने यहाँ पर क्या कह दिया था कि भाई अब हम ये जो आज़ादी है ना, इसको तो हम यहाँ पर पूर्ण स्वराज है, ये हम 26 जनवरी 1930 को ही हम ये सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको भगत सिंह की आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। तो इन्होंने क्या कहा था कि इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू हियर द डिफेयर, कि भाई आपको जो ये बहरे कान होते हैं ना, उनको सुनाने के लिए हमें ऊंची आवाज़ तो करनी ही पड़ती है। इन्होंने ये यहाँ पर बात कही थी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये कॉलोनियल जो रूल था ये इनके खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि विद्रोह प्रदर्शन किया था यहाँ पर। और यहाँ पर 8 अप्रैल 1929 में गांधी जो यहाँ पर भगत सिंह हुआ करते थे और बीके दत्त, इन्होंने बम फेंक दिया था, कहाँ पर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इनका सिर्फ इन्होंने जो बम था उसको सिर्फ वही जगह फेंका था जहाँ पर कोई लोग था नहीं, लोग वहाँ पर थे नहीं। तो इन्होंने ये सिर्फ ये कहने को फेंका था कि टू मेक द डीप फियर, कि हमने तो ये जो जिनको सुनाई नहीं दे रहा है ना, उनको सिर्फ सुनाने के लिए हमने ये जो बॉम्ब है इसको यहाँ पर फेंका है कि जो आप लोग हैं ना, ये जो फॉरेन जो आपकी जो सरकार है ये हमारे भारतीय लोगों का बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रही है, ठीक है। और बाद में आपको पता ही है कि भगत सिंह को यहाँ पर 23 साल की उम्र में ही फांसी पर लटका दिया गया था, 23 मार्च 1931 को, ठीक है ना, भगत सिंह, सुखदेव और राजगिरी को, ठीक है। तो इनको 23 मार्च 1931 में इनको फांसी पर यहाँ पर
लटका दिया गया था, तब वो शहीद हो गए थे। अब हम बात कर लेते हैं द मार्च ऑफ डांडी की, जो डांडी यात्रा है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो अब लोगों को ये समझ आ गया था कि भी अभी हमें जो ये पूर्ण स्वराज है, ये जो इंडिपेंडेंस है, ये हमें ऐसे नहीं मिलने वाला, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो 1930 में गांधी जी ने क्या कहा कि हमें ना ये जो, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने नमक पर भी कानून लगा दिया था। तो भाई अब तो आ गया भी गांधी जी को गुस्सा कि भाई ये तो आम लोगों के खाने वाली चीज़ है, इस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। तो उन्होंने भाई कह दिया कि भाई अब इसको ना अब इस कानून को हम तोड़ेंगे। तो इसके कारण ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, तो इनके जो भी फॉलोवर्स थे, ये जो भी फॉलोवर थे, इन्होंने आप कह सकते हैं 240 माइल तक, ठीक है, साबरमती तक इन्होंने क्या किया था, कोस्टल एरिया तक डांडी मार्च था, ठीक है, वहां तक चलकर गए थे। और उन्होंने ये वहां पर नमक बनाकर, ठीक है, पानी को उबालकर नमक बनाकर इस कानून को यहाँ पर उन्होंने तोड़ा था। आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और ये जो कानून था, ठीक है, अंग्रेजों का, इसको 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है, ये जो नामक कानून था इसको यहाँ पर तोड़ा गया था। अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं की, ठीक है। तो महिलाओं का क्या योगदान था इस संघर्ष में, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक अंबाबाई यहाँ पर कर्नाटका से हुआ करती थी, इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो अगर आप शुरू में देखेंगे कि शुरू में जो गांधी हुआ करते थे, ये पहले अपोज करते थे कि भाई महिलाओं को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है, इन कह सकते हैं कि आंदोलनों में। बट बाद में सरोजनी जो नायडू हुआ करती थी, बाद में इन्होंने इनको मना लिया था कि भाई नहीं, हमें महिलाओं को भी यहाँ पर शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं हुआ करती थी, सभी महिलाओं ने, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की हो, शहरों की हो, जो जिनकी शादी हो गई है या फिर बूढ़ी हैं, तो इन सभी ने आप कह सकते हैं इन आंदोलनों में बहुत ज़्यादा साथ दिया था। और जो अंबाबाई यहाँ पर हुआ करती थी कर्नाटका से, इनकी शादी हो गई थी 12 साल की उम्र में, ठीक है। 16 साल की उम्र में आप कह सकते हैं इनकी ये विधवा हो गई थी, इनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना अब अंग्रेजों के खिलाफ कह सकते हैं कि भाई अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। लोगों को ये जागरूक करती थी, ठीक है। बाद में इनको जेल में डाल दिया गया और बाद में फिर से इनको रिहा कर दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जेल में जाया करती थी, बहुत बार ये इनको रिहा कर दिया जाता था। तो इन्होंने जो अपना काम था वो छोड़ा नहीं और ये कहती थी कि भाई ये तो मेरे लिए खुशी का दिन है ना कि अब मुझे कुछ नया करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये यहाँ पर बात कही थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन विद्रोह में बहुत ज़्यादा जो किसान थे, जो भी जनजातियां थी, आदिवासी लोग थे, महिलाएं थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्ट लिया था। और यहाँ पर जो सरकार थी, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जो भी ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं इसको कुचल दिया जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए। बट यहाँ पर जो भी बहुत ज़्यादा लोग थे, हज़ारों की संख्या में, इनको जेल में डाल दिया गया। और फाइनली, ठीक है, 1935 में एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ये पास कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या था कि भाई हमें ना, हम भारतीय लोगों को क्या कर देंगे कि अब ना हम इन्हें ऑटोनॉमी दे देंगे, ठीक है, कि आप अपने मर्जी से फैसले यहाँ पर ले सकते हैं। और ये जो अपने आप जो पार्लियामेंट होती है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है इसमें आप अपने लोगों को नियुक्त यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कांग्रेस थी, यहाँ पर इनकी 7 सीटें आई थी, 11 में से 7 जगहों पर इनकी सरकार बनी थी। और आपको पता ही है कि इन सितंबर 1939 में, ठीक है, 1939 में यहाँ पर जो दूसरा गृह युद्ध था वो यहाँ पर शुरू हो गया था। और यहाँ पर 2 सालों के बाद जो कांग्रेस थी, ठीक है, तो इसके कारण इनको थोड़ा सा आप कह सकते हैं, ये राजी हो गए, जो भी यहाँ पर कांग्रेस लीडर थे वो राजी हो गए कि हम जो ब्रिटिशर्स हैं इनके हम इन युद्ध में मदद करेंगे, ठीक है। बट इन्होंने कहा कि भाई हमें रिटर्न नहीं क्या चाहिए, कि हमें ना अब आज़ादी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये इस जंग के बाद हमें आज़ादी चाहिए। बट जो अंग्रेज थे उन्होंने इस बात को नकार दिया कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं देने वाले आपको ये आज़ादी। और इसी के खिलाफ, ठीक है, इसी के गुस्से में बहुत सारे जो यहाँ पर कांग्रेस के जो यहाँ पर हुआ करते थे, मिनिस्टर्स हुआ करते थे, इन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया था। आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी 1931 की, यहाँ पर महात्मा गांधी हैं सरोजिनी नायडू के साथ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1925 में जो सरोजिनी नायडू हुआ करती थी, ये सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है ना। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम, ठीक है, ये फर्स्ट पहली भारतीय महिला थी जो कि प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में। अब यहाँ पर आती है कि भारत छोड़ो आंदोलन की, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद की बात देख लेते हैं। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये 1942 में ये चलाया गया था। तो अब इन्होंने, गांधी जी ने नारा दे दिया था कि अब करो या मरो, ठीक है, डू और डाई का इन्होंने नारा दे दिया था कि भाई अब तो हम आज़ादी यहाँ पर लेकर ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या देखने को आपको मिलता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पर जो अंग्रेज सरकार थी, इन्होंने 1943 तक, ठीक है, 90,000 लोगों को क्या कर लिया था, हिरासत में ले लिया था, जेल में डाल दिया था। और 1,000 लोगों की यहाँ पर गोली मारकर यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। और जो भी यहाँ पर मशीन गन्स हुआ करती थी, ठीक है, और इनका यूज़ किया गया।
जो भी यहाँ पर विद्रोही थे इनको यहाँ पर दबाने के लिए, ठीक है ना। तो इनको पूरी पूरी दबाने की यहाँ पर कोशिश की गई। अब बात आती है टुवार्ड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस की, कि अब जो बात थी कि आज़ादी की और यहाँ पर जो बंटवारा हो गया था उसकी बात भी कर लेते हैं। तो 1940 में यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर मुस्लिम लीग हुआ करती थी, ठीक है, अब इन्होंने भी सीधी सी तरह से इन्होंने मांग शुरू कर दी कि भाई अब हमें क्या चाहिए, अब तो हमें ये जो आज़ादी है, हमें आज़ादी तो चाहिए बट हमें क्या चाहिए, हमें ना एक अलग राष्ट्र चाहिए, ठीक है, अब हमें अलग देश चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तो इनके मन में ये बात बैठा दी गई थी कि भाई आप अब यहाँ पर भारत में बहुत ज़्यादा हिंदू आबादी रहती है, तो आपको यहाँ पर आपकी सत्ता को चलाने के लिए यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम पर्सन ही चाहिए जो उसको चला सकता है, ठीक है। तो इसके कारण इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मांग शुरू कर दी कि भी अब तो हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए। बट यहाँ पर जो कांग्रेस हुआ करती थी उन्होंने इनकी डिमांड को आप कह सकते हैं कि भी माना नहीं, कि भाई नहीं आप ये जो मांग मान रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अभी हम इसको नहीं मान सकते। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, किसकी, ये है मौलाना आज़ाद की, ठीक है, ये कांग्रेस के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं 1942 की। तो ये जो आज़ाद हुआ करते थे मौलाना आज़ाद, इनका जन्म मक्का में हुआ था, इनके जो फादर हुआ करते थे वो बंगाली थे और इनकी जो माता हुआ करती थी वो अरब से थी, ठीक है। तो ये इनको बहुत सारी यहाँ पर भाषाएं आती थी, तो इनका भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर इन्होंने भी आप कह सकते हैं कि जो जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी इसको इन्होंने अपोज किया था, कि जो यहाँ पर जो जिन्ना थे वो मांगा करते थे कि भी हमें दो राष्ट्र चाहिए, मतलब ये कि भारत को अलग राष्ट्र देना चाहिए, जो यहाँ पर मुस्लिम्स हैं उनको अलग राष्ट्र देना चाहिए, तो उनको उनके खिलाफ ये थे। अब हम बात कर लेते हैं चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, तो ये भी गांधी जी से बात कर रहे हैं। तो ये कौन थे, अगर आप देखेंगे तो 1946 की ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ये हुआ करते थे, इनको आप राजा जी भी यहाँ पर कहा करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, आपको पता ही है भारत के निर्माण में। तो 1945 से 1947 तक बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर काम किए थे। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी गांधी जी के साथ, ये सितंबर 1944 की यहाँ पर पिक्चर है। और 1934 के बाद आपको पता है कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इन्होंने भी पाकिस्तान की मांग यहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ पर शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 1945 में जब ये वॉर थी, ठीक है, अब ये खत्म होने वाली थी, खत्म हो चुकी थी, तो अब अंग्रेजों ने कह दिया कि भी अब हम क्या कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं, ठीक है, कांग्रेस के बीच में और ये जो मुस्लिम लीग है इसके बीच में हम क्या करते हैं, समझौता करते हैं कि अब हमें इनको आज़ादी दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो टॉक्स थी वो फिर फेल हो गई, क्योंकि जो लीग हुआ करती थी इन्होंने कह दिया कि भाई अब तो हमें अलग से अब क्या चाहिए, अब ये भारत जो है वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1946 में यहाँ पर जनरल कॉन्स्टिट्यूशन के में जो यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे इसमें कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। और यहाँ पर 1946 में एक ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा एक 3 मेंबर मिशन भेजा गया था दिल्ली में, कि यहाँ पर जो भी डिमांड की जा रही है, ठीक है, तो इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि भाई आपको फ्री इंडिया चाहिए, आपको एकदम से इकट्ठे रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे इन्होंने कहा कि नहीं भाई हमें तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ही चाहिए, बट ये सारा पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक ये जो कांग्रेस है और ये जो मुस्लिम लीग है ये इन दोनों की आपस में सहमति ना बने। तो ये जो कैबिनेट मिशन था ये फेल हो गया, क्योंकि इन दोनों में सहमति बनी नहीं पाई। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, अब ये सारे जोरों शोरों से डिमांड करने लगे कि अब तो हमें अभी पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। और 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में ये मनाने लग गए। और इसी दिन जो थे दंगे थे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे कलकत्ता में, और यहाँ पर हजारों लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा मारे गए थे। और मार्च 1947 में यहाँ पर सैकड़ों लोगों की यहाँ पर हत्या कर दी गई। बहुत सारी जो महिलाएं थी, ठीक है, इनको यहाँ पर बहुत सारा ब्रूटैलिटीज का यहाँ पर सामना करना पड़ा। जब यहाँ पर पार्टीशन, जब भी बंटवारा हुआ तो यहाँ पर लाखों लोग थे, ठीक है, इनको यहाँ पर भागना पड़ा अपने घरों को। तो ये बात कही जाती है कि ये तो आज़ादी नाम की सिर्फ थी, ठीक है, उस टाइम पर कितने ज़्यादा लोगों को भी दुख दर्द सहना पड़ा था। इस आज़ादी के साथ ही कितने ज़्यादा दुख दर्द लोगों को यहाँ पर देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। तो यहाँ पर आपको रिफ्यूजीज भी देखने को मिल रहे होंगे। न्यू दिल्ली की जो पिक्चर है, यहाँ पर एक और पर्सन हुआ करते थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार। तो ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी किसकी, खुदगाई खिदमतगर, ठीक है, एक ये मूवमेंट हुआ करता था नॉन वायलेंट मूवमेंट, इसकी इन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी। अब हम बात कर लेते हैं नेशनलिज्म इन अफ्रीका की। अफ्रीका में जो एक नेशनलिज्म हुआ था, राष्ट्रवाद का आप कह सकते हैं उदय हुआ था, वो कैसे हुआ था। तो यहाँ पर लोग हुआ करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरह का एक आंदोलन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ की जो सरकार हुआ करती थी वो कॉलोनियल, एक डिक्टेटर टाइप की, एक तानाशाह टाइप की, यहाँ पर एक सरकार हुआ करती थी। यहाँ पर जो अफ्रीकन हुआ करते थे उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं थी, और यहाँ पर
नॉट यूनाइटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी यहाँ पर इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। इनसे जबरन ज़मीनें ले ली जाती थी, इनसे जबरन मजदूरी करवाई जाती थी। तो इन्होंने भाई अब क्या करना शुरू कर दिया था, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो 1957 में यहाँ पर एक घाना नाम का एक जगह हुआ करती थी जिसको पहले गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, तो इसको अब आज़ादी यहाँ पर मिल चुकी थी। तो इस तरह यहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर संघर्ष करना पड़ा था। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।